हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहोगे। आज की इस क्लास में बच्चों पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। हमने आपको अलग अलग मेथड्स बताए थे। ठीक है, जैसे अगर आप लॉगरिथमिक की बात करो तो आपने अलग टेक्निक सीखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए अलग टेक्निक सीखा था, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए अलग टेक्निक सीखा था और स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए आपने अलग टेक्निक सीखा था। लेकिन इस चैप्टर में हम बच्चों जो आपने वहां पे सीखा है उसका यूज क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, इस चैप्टर में हम इन्हीं बातों पे करने वाले हैं चर्चा। ठीक है, तो समझिए बात को। इसका ना बहुत ही लार्ज एप्लीकेशन है। आप फिजिक्स पढ़ते हो ना बच्चों, फिजिक्स में पूरा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप यूज करते हो। जैसे आप बात करो काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी को डिफाइन करो तो आप क्या बोलते हो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करो तो बोलते हो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं बोलूं जर्क तो आप बोलोगे चेंज इन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड जर्क। अब आप क्या देख रहे हो? चेंज देख रहे हो, क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में चेंज देख रहे हो और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हो। और कभी भी हम चेंज की बात करते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करते हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं रेट की। जैसे आप केमिस्ट्री में देखते हो रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हो रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप वहां कैसे डिफाइन करते हो? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहे हो बात को? तो रेट की हम कभी भी बात करते हैं ना, मतलब हम टाइम के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां जो इसका पहला जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज में टाइम के साथ कैसा चेंज हो रहा है। अब वो चेंज आइदर पॉजिटिव हो सकता है, आइदर निगेटिव हो सकता है। मतलब समय के साथ कोई बढ़ सकता है, समय के साथ घट सकता है, या तो वो कांस्टेंट रह सकता है। और कांस्टेंट कौन रहेगा? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं होता है। सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन है, आप इसके थ्रू टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे बच्चों मान लेते हैं आपके पास ये कोई कर्व है। ठीक है, ये कोई कर्व है, ये जो पॉइंट है इस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट मान लेते दे रखा है x1 एंड y1। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि भैया बता दो इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन ये आपको कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अब स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन जानते हो, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए, तो इसमें क्या है? पॉइंट गिवन है और पॉइंट गिवन है। अगर हम किसी तरीके से इसका स्लोप ढूंढ ले तो क्या हम इसका इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता है स्लोप का मीनिंग क्या होता है? dy by dx। और एट पॉइंट दिस मतलब dy by dx एट x1 एंड y1। क्लियर है? तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहे बच्चों तो क्या होगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। क्लियर? अब देखिए m के जगह पे क्या लिख सकते हैं? dy by dx, क्योंकि इसका मतलब होता है स्लोप। कब? एट x1 y1। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस x1 और ये हो जाएगा y माइनस y1। ये हो गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन। अब कोई आपसे पूछ दे कि आप नॉर्मल का बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? क्योंकि आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि अगर दो स्ट्रेट लाइन बच्चों पैरेलल है L1 L2, मान लेते इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? हाँ, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, लेकिन अगर कुछ सीन ऐसा है L1 एंड L2 के बीच क्या है? 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब वो दोनों म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि इसका स्लोप m2 होगा और इसका स्लोप m1 होगा, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता था बच्चों? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और नॉर्मल होता क्या है? इस पे हमने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो यही कहलाता है आपका नॉर्मल, ये है आपका टेंजेंट। तो देखिए, तो टेंजेंट का स्लोप पता है तो क्या नॉर्मल का स्लोप आप नहीं बता सकते हो? इससे m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/m1। तो ये हो गया इसका सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या करोगे आप? टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन आप लिख सकते हो। याद कीजिए जरा कॉनिक सेक्शन को।
कोनिक सेक्शन में आप बच्चों पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब पढ़ते थे। तो उसका आप टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन रटते थे, याद करते थे कि x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 ऐसे करके याद करते थे। लेकिन यहाँ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से आप सीधा कोई भी दुनिया का कोई भी कर्व रहेगा ना, आप उसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन आप डिराइव कर सकते हो। समझ रहे बात को। तीसरा एप्लीकेशन इसका बच्चों, कोई भी दुनिया का कोई भी फंक्शन है, या तो कांस्टेंट हो सकता है, या तो इंक्रीजिंग हो सकता है, या तो डिक्रीजिंग हो सकता है। यही तीन बातें हो सकती है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के थ्रू आप बता सकते हो कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा कि कांस्टेंट होगा। और इंक्रीजिंग कब कब होगा, डिक्रीजिंग कब कब होगा, आप ये भी बता सकते हो। मतलब उसका इंटरवल भी आप बता सकते हो, है ना मजेदार बात। आप बता सकते हो कि आपका फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा और कब कांस्टेंट होगा। ये भी इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर आप कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेशन मेथड से। जैसे मान लेते हैं आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन या फिजिक्स का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करो, या केमिस्ट्री का, मान लेते हैं कैलकुलेशन के बीच आ गया 25 का स्क्वायर रूट, आप बहुत ही खुश हो जाओगे और 5 लिख दोगे। अगर आपके पास आ गया 49, लिख दोगे आप 7। लेकिन बच्चों अगर आपके पास आ गया 25.3, आपके पास आ गया 49.2, आपके पास आ गया 625.1, आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। और ऐसे फंसोगे कि बिना कैलकुलेटर का आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हो। तो बिना कैलकुलेटर का आप सोल्व नहीं कर सकते हो और एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ है नहीं। तो कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि ऐसे नंबर्स का अपन स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, इनथ रूट सब निकालना सीखेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन वाले का, ठीक है। तो ये सारी बातें पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब एक एक करके हम सारा एप्लीकेशन देखेंगे। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है बच्चों, वो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो उसको अपन देखते हैं। तो आइए देखिए, उसके पहले इसको अपन क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर आप इसको आप पढ़ोगे ना अच्छे से, इतना खुशी मिलेगी ना कि आप 2 दिन तक खाना भी नहीं खाओगे ना तो काम चल जाएगा। समझ रहे हो? अब देखिए, मान लेते हैं, पहले लिख देते हैं ऊपर, क्या पढ़ने वाले अपन, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं बच्चों हम लिखते हैं dy/dx। तो इसका मीनिंग क्या होता है? आप लिखते हो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं लिखूं dy/dt तो क्या होता है ये, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू t। और कभी भी हम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मतलब हम बात करें रेट का, ठीक है। अगर मैं लिखूं बच्चों dv/dt वेयर v इज योर वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया आपका dv/dt का मीनिंग, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। हम रेट वर्ड का भी यूज करते हैं जब अपन टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, क्लियर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये तो फिजिक्स की बात है, ठीक है। अब समझिए, मान लेते हैं बच्चों आपके पास कोई कर्व दे रखा है, y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5, ठीक है। आपसे बोला गया कि आप फाइंड आउट करो dy/dx एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, dy/dx फाइंड आउट करोगे, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि dy/dx इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करोगे, x³ का क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। 3x² का क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x, और 5 क्या है, कांस्टेंट है तो इसका 0। अब आपने ये dy/dx फाइंड आउट किया, ये इन जनरल फाइंड आउट किया, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आप नहीं कर रहे हो। अब आप x का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आपका ये dy/dx एट x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
मतलब अब लिखोगे आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये जो 9 आया इसका मतलब ये क्या है dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 1 पे ये जो कर्व है इस पे स्लोप कितना होगा 9 होगा। समझ रहे हो, क्योंकि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है स्लोप होता है, तो इसका स्लोप कितना आया 9 आया। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, देख लीजिए। अब देखिए इसको मिटाते हैं और थोड़ा अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन है बच्चों कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल, ठीक है, आपको बताना है चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। समझिए बात को, एक आपके पास सर्कल दे रखा है, बोलता है आपसे कि आप चेंज इन एरिया निकालो पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आप जनरल फार्मूला लिखते हो। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। अब पाई आर स्क्वायर को क्या करोगे, आपको डी ए बाई डी आर निकालना है। डी आर हमने क्यों लिखा, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस की बात कर रहा है, मतलब डी ए बाई डी आर ढूंढना है। ठीक है, तो डी ए बाई डी आर निकालोगे और उसके बाद आप आर का वैल्यू पुट करोगे। बहुत बच्चे ऐसा स्टार्टिंग में इनिशियली ऐसा मिस्टेक करते हैं कि आर का वैल्यू पहले ही पुट कर देंगे। जैसे एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, आर देखेंगे कि अच्छा छेद रखा है तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर मतलब ये 36 पाई, और फिर बोलेंगे कि डी ए बाई डी आर, ये तो कांस्टेंट हो गया सर 0 हो गया, लेकिन ये गलत आंसर है, ये आपका रॉन्ग है। आप जो भी वैल्यू पे पूछता है उसको आप डिफरेंशिएट करने के बाद पुट करोगे, ना कि पहले पुट कर दो और फिर डिफरेंशिएट करो, तो आपका मजाक किरकिरा जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। ऐसे केस में तो सारे का आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए बात को, सबसे पहले बच्चों एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब अपने को निकालना है चेंज इन एरिया। ठीक है, मतलब डी ए विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस मतलब डी आर। तो डी ए बाई डी आर कैलकुलेट करो तो आर स्क्वायर का 2r मतलब ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब डी ए बाई डी आर कब निकालना, जब r 6 सेंटीमीटर है तब, मतलब डी ए बाई डी आर एट r इज इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा 2 पाई 6, मतलब ये हो जाएगा 12 पाई। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ऊपर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन पर सेकेंड पूछ रहा है तो ये हो गया पर सेकेंड। मतलब इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि ये जो सर्कल है इसका एरिया 1 सेकेंड में 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन है, और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि आपका क्वांटिटी में क्या आ रहा है बदलाव, कैसा आ रहा है बढ़ेगा। अगर यही निगेटिव आता इसका मतलब इसमें क्या होगा डिक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहा है, काफी बेसिक क्वेश्चन था। धीरे धीरे क्या करेंगे अपन बेसिक से थोड़ा ऊपर ऊपर जाते जाते बहुत ऊपर तक जाएंगे। समझ रहे हो बात को, तो देख लो इसको एक बार फिर से। चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक क्यूब है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब की बात कर रहा है। कहता है कि इसका जो चेंज इन वॉल्यूम जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो दे रखा है वो है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपसे कह रहा है फाइंड द चेंज इन इट्स
सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन एज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। देखिए बात को, क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए। कहता है बच्चों एक क्यूब है आपके पास जिसका चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन इट्स सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर। अब यहां भी आप वही करोगे, जनरल फार्मूला जो होता है उसको आप लिखोगे, फिर उसको आप डिफरेंशिएट करोगे और उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, ना कि पहले एज का वैल्यू पुट कर दो फिर आप डिफरेंशिएट करोगे, 0 हो जाएगा, मजा किरकिरा जाएगा। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले क्या करना है, आप एज्यूम कर लो कि इसका जो एज है वो x है, y है, कुछ भी एज्यूम कर लो, फिर उसका फॉर्मूला लिखो, फिर जो गिवन डेटा है उसको लिखिए, जो अननोन है उसको फाइंड आउट करते। तो देखिए चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है बच्चों, मतलब ये क्या दे रखा है अपने को, dv/dt दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया मतलब dA/dt, ये फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं लेट्स कि जो एज है ऑफ क्यूब इज x, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मान लिया हमने, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, x क्यूब होगा। अब आप निकालोगे dv/dt, तो क्या हो जाएगा इसका 3x² इंटू, अब यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा। अब चेन रूल क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो dx/dt करना पड़ेगा, मतलब dx/dt। अब देखिए तो जरा dv/dt का वैल्यू दे रखा है, पुट कर देंगे 9 = 3x² dx/dt, ठीक है। अब देखिए नीचे नहीं लिखते हैं, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा, dx/dt = कितना आ जाएगा, 9/3x², ठीक है, ये हो गया। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, dA/dt। तो आपको पता है कि सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब में 6 फेस होते हैं और हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। तो 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 6x²। अब आप निकालो dA/dt, तो dA/dt निकालोगे तो यह हो जाएगा 6 दूनी 12x इंटू dx/dt, ये आ गया आपका dA/dt। अब आपका काम बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, क्योंकि dx/dt का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो ठीक है 12x इंटू ये लिख दोगे आप 9/3x², एक x से एक x गया और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, मतलब ये हो जाएगा 36/x। अब dA/dt कब निकालना है बच्चों, जब x एज लेंथ उसका 10 हो जाए तब। अब x का वैल्यू 10 पुट कर दो, देखो तो dA/dt एट x = 10 आप लिखोगे 36/10, मतलब ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? तो देखो मजा आया कि नहीं आया। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब बच्चों कि आपका जो एरिया है समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर यही निगेटिव आता मतलब समय के साथ आपका एरिया में क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। क्लियर, समझ गए? एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों ऐसा है ना कि ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये सब्जेक्ट जो है ना रियलिस्टिक सब्जेक्ट है, मतलब आप फील कर सकते हो मैथमेटिक्स को। सेम थिंग है फिजिक्स के साथ, फिजिक्स को भी आप फील कर सकते हो, समझ रहे बात को। लेकिन अगर बात करो आप केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जैसा तो कोई बेवफा सब्जेक्ट ही नहीं है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप केमिस्ट्री को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बच्चों, ठीक है। बेवफा है फिर भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप दुनिया की रीत जानते हो, देख रहे हो ना आजकल क्या हो रहा है। आप अपने आजू बाजू देखना, लोग बेवफा लोगों के पीछे ही पागल होते हैं, ठीक है। तो आप भी पागल हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, समझ रहे हो बात को? तो देख लो, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, अब थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब धीरे 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 लेवल बढ़ाते जाएंगे और फिर कहाँ पे अपन लैंड करेंगे, आईटी दिल्ली लैंड कर जाएंगे, बॉम्बे लैंड कर जाएंगे, क्योंकि इधर तो रुकना है नहीं अपना।
बस आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। डेली पढ़ो, कम ही पढ़ो, डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक ही बार पढ़ लो और फिर दूसरे दिन पढ़ो ही नहीं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा, सीन समझिएगा। कहता है कि बच्चों एक वॉल है, दीवार है, दीवार मूवी नहीं है, ठीक है, ये हो गया आपका सरफेस। कहता है कि दीवार से एक सीढ़ी रखा हुआ है, ऐसे इंक्लाइन है, ठीक है, ये हो गया आपका सीढ़ी, लैडर। इसका जो लेंथ दे रखा है बच्चों वो है आपका 5 मीटर। ड्राइंग पे मत जाना, ये 5 मीटर इसका लेंथ है, ठीक है। अब कहता है कि किसी का माइंड घूम गया, पागल टाइप का था, वो आया और क्या करा, इसको यहां से पकड़कर इसको ऐसे स्लाइड करने लगा। अब जरा सोचो बच्चों, अगर आप स्लाइड कर रहे हो तो ये इधर बढ़ेगा तो इसमें मोशन कैसा आएगा, ये डाउनवर्ड मूव करेगा। मतलब अगर ये इधर मूव करता है तो ये इधर मूव करेगा। समझ रहे हो बात को? तो क्वेश्चन समझिए, कहता है कि ये जो सीढ़ी है एक्स डायरेक्शन की तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। मतलब इसका जो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो y है, जो इसका हाइट में जो चेंज आ रहा है, उसको आपको बताना है कि हाइट में चेंज का रेट क्या होगा। कब? जब ये यहाँ पॉइंट से, वाल के पॉइंट से, बेस से ये जब 4 मीटर दूर हो जाएगा तब। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जब यहाँ 4 मीटर तक पहुँच जाएगा तब इसमें क्या चेंज आएगा, y में कैसा चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, निगेटिव चेंज आएगा, और वो चेंज कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो समझिए बात को। मान लेते हैं बच्चों ये इधर खिसकेगा तो ये इधर खिसकेगा, तो जरा इसका डायग्राम बना देते हैं। डॉट डॉट खट 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 खट, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पहुँचेगा। अब समझो बात को। मैं आपसे एक बात बोलूँ, लिख देता हूँ लैडर, नहीं तो आप भूल जाओगे। ये लैडर है, सीढ़ी है बच्चों, इसको सीढ़ी बोलते हैं, ठीक है। सांप सीढ़ी वाला खेल खेलते हो ना, वही सीढ़ी है ये, ठीक है। अब जब 4 मीटर ये पहुंच जाएगा तब इसमें क्या चेंज आएगा अपने को ढूंढना है। अब समझिए बात को। मैं बोलूं बच्चों कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसमें किसी को कोई शंका? अगर शंका है तो आप रिवाइज करना, ठीक है, 9th क्लास। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही अपने को दिख गया, अपने को पाइथागोरस बाबा एक बहुत ही अच्छा हथियार देकर गए हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन मानते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है वेरिएबल जो आपका लेंथ है इसको आप y मान लो, और ये जो वेरिएबल लेंथ है इसको आप मान लो x मान लो, ठीक है। तो आप देखिए, तो इन ट्रायंगल यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। मतलब आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। क्वेश्चन में पहले से क्या दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है वो क्या है आपका dx बाई dt दे रखा है। dx बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब ये पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज कर रहा होगा, ऑब्वियस है, इधर बढ़ेगा तो इंक्रीज ही करेगा, समझ रहे हो। अब ये है, अब देखिए, तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, तो अपने को dy बाई dt फाइंड आउट करना है। अब dy बाई dt का टर्म आप कहाँ से लाओगे, जरा सोचो। मैं बोलता हूँ कि अगर इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या dy बाई dt का टर्म नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। दोनों साइड अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब देखो, आप dy बाई डी टी अगर लिखना चाहो बच्चों तो क्या लिख सकते हो, माइनस 2x डी एक्स बाई डी टी अपॉन 2y, ठीक है। अब dx बाई डी टी का वैल्यू आपको पता है कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x अपॉन 2y। ये आपने निकाल लिया dy बाई डी टी, ठीक है। अभी आप जो dy बाई डी टी निकाले, आपसे पूछ क्या रहा था, dy बाई डी टी पूछ रहा था, लेकिन अभी जो आया है वो वेरिएबल है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको नहीं मिला है। लेकिन आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आपने ध्यान नहीं दिया। ये कह रहा है कि जब 4 मीटर ये दूर हो जाएगा तब, तो ये जब 4 मीटर हो जाएगा और ये 5 ऑलरेडी है, सीढ़ी का लंबाई तो
चेंज नहीं होने वाला है ना, उसका तो फिक्स है ना, खींच इधर खिसका दो, इधर रख दो, इधर रख दो, उसका तो लेंथ 5 मीटर है तो 5 मीटर ही रहेगा। तो ये 5 और ये 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब अगर x 4 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहे बच्चों कि dy बाई डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 4, तो अपन क्या लिखेंगे, -4 इंटू एक्स, मतलब ये 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब ये हो गया -8/3। इसको फ्रैक्शन में कीजिएगा तो -2.318 आते रहेगा, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो -2.67, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब समझिए इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ, पहली बात तो ये निगेटिव आ रहा है। अब निगेटिव आ रहा है मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि टाइम के साथ ये घटेगा, और आप प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हो कि टाइम के साथ ये नीचे ही आएगा। मतलब 1 सेकेंड में ये 2.67 सेंटीमीटर लुढ़क जाएगा नीचे की तरफ। जब ये 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा तो ये 2.67 सेंटीमीटर नीचे आएगा। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बार आप फिर से देख लो। कुछ नहीं किया बच्चों, हमने जस्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, dx बाई डी टी दे रखा था, dy बाई डी टी ढूंढना था अपने को। अब dy बाई डी टी का टर्म लाना है, इसका मतलब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है, फिर हमने कर दिया कांड। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, तब तक चलिए बाय।